नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज की करंट अफेयर्स की क्लास हम शुरू करते हैं। और बीओ की योग्यता आदि को लेकर के आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी। संभवतः परिवर्तन हो सकता है इस बार और सभी को मौका मिल सकता है। हालांकि कंपटीशन बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है, नहीं बढ़ सकता, दोनों चीजें हैं। ठीक है, दुखी मत होइए आप लोग, ठीक है, क्योंकि बीएड की जो योग्यता है, वैसे खंड शिक्षा अधिकारी की पोस्ट है तो बीएड कोई इसमें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है तो बीएड का कोई लॉजिक था नहीं इसमें, लेकिन चूंकि बीएड कर रखा था, संभवतः जो है बीएड अब नहीं रहेगा बीओ वाले वैकेंसी में। देखते हैं इसका नोटिफिकेशन वगैरह कब तक आता है। बाकी आप तैयारी करते रहिए लगातार, ठीक है। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है तो एक अच्छी योग्यता तो होनी चाहिए अपने आप पे, है ना, हाई लेवल की। आप एक खंड शिक्षा अधिकारी रहेंगे, हाई लेवल की पोस्ट, एजुकेशन के लिए आपको काम करना है तो इतना तो नॉलेज आपको बनता है, ठीक है। बीएड का कोई बहुत बड़ा रोल इसमें था नहीं बेसिकली देखा जाए तो, ठीक है। चलिए खैर, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भाई बताओ, पंखुड़ी जो डिजिटल पोर्टल है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए आइए, भारत रत्न जो लाल बहादुर शास्त्री, अभी हाल ही में इनकी पुण्यतिथि को मनाया गया है। 11 जनवरी को दरअसल इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में इनके कार्यकाल को बहुत सराहा जाता है, लेकिन एक रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मौत हो गई थी, आप जानते होंगे, ठीक है। ताशगंद जो समझौता था, ठीक है, आप जानते होंगे ताशगंद समझौता। ताशगंद समझौते के बाद ही दरअसल लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी, और यह आज भी रहस्यमय बना हुआ कि दरअसल इनकी मृत्यु कैसे हुई। आप कभी नोटिस कीजिएगा कि भारत में जो कोई भी बेहतर कार्य करता है उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है। चाहे बात सुभाष चंद्र बोस की हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी की हो, चाहे सीकर बाबू तलपदे की हो, आधुनिक भारत की अगर बात करें लेटेस्ट में तो राजीव दीक्षित जी की हो, कई अन्य प्रमुख लोग जिनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, जिनका जवाब हमें आज तक नहीं मिला है। हालांकि सबको पता है कि कैसे एक्सपायर हुए थे, लेकिन कागजों में अभी तक इस पर कोई एग्जैक्टली डेटा नहीं आया है ना। एक बहुत ही आम जीवन जीने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी थे, बहुत सामान्य जीवन, आज के इस तड़क भड़क और जो है अलग चीजों में नहीं थे। वो एक सादा जीवन, उच्च विचार उनकी रणनीति और बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे थे। लेकिन वही बात है ना कि ताशगंद समझौते के बाद जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ताशगंद में ही हो गई थी। चलिए, ताशगंद समझौता भी आप जानते होंगे 1965 में जब भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में, उस समय शास्त्री जी की जो है क्षमताओं को देखा गया, और 65 के बाद जब 66 में जब जो है ताशगंद समझौता हुआ तो वहीं पर उनको वो एक्सपायर हो गए। क्यों हुआ था ताशगंद समझौता? आप जानते होंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री अयूब खान और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य में संयुक्त राष्ट्र के मध्यस्थता में एक समझौता हुआ था। समझौता इस बात पे हुआ था कि 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, इस 1965 के युद्ध में हमने बड़े स्तर की जीत हासिल की थी, और इसमें हमने सारी चीजों को पुनः से स्थापित करने पर सहमति दर्ज की थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता थी, नहीं तो घुटने पर हमने टिकाया है हर बार पाकिस्तान को। लेकिन वही ना, पाकिस्तान अपने आप एक अलग अजूबा देश है भाई साहब, गजब देश है भाई साहब। सीमा पे इसके सैनिक खड़े रहेंगे भाई साहब, अगल बगल आए बाएं दाएं नहीं देखेंगे भाई साहब, आए भी गोली चलाते रहेंगे। मैंने पहले भी बताया आपको, मतलब गजब सैनिक है इनके लोग, है ना। इनके जो सीएम पीएम बनते हैं, इनके जो प्रेसिडेंट बनते हैं, वो भी अपने आप में कलाकार आदमी हैं भाई साहब। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। अजूबा देश है अपने आप में। जैसे आजकल अमेरिका अजूबा देश हो गया, वहां के प्रेसिडेंट अजूबे हो गए हैं, ठीक है, कुछ भी भाई साहब करवाते रहते हैं, कांड है ना। पाकिस्तान भी अजूबा देश है अपने आप में, ठीक है। तो ताशगंद समझौते के बाद शास्त्री जी की रहस्यमय परिस्थितियों में हृदयघात से यानी कि हार्ट अटैक से मृत्यु बताई गई, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे कि इसके पीछे कितनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश थी अपने आप में, है ना। चलिए, संक्षिप्त परिचय की बात करते हैं तो 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय यानी कि जो वर्तमान पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है उसमें इनका जन्म होता है, ठीक है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में 1964 टू 1966 इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। इसके अलावा निधन इनका हो जाता है 11 जनवरी 1966 को ताशगंद समझौता के तुरंत बाद, ठीक है। इनका निधन ताशगंद समझौते के पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही हो गया था भाई साहब, बताइए, ये तो है, ठीक है। यह समझौता दरअसल जो हुआ था भारत पाक युद्ध यानी कि 1965 के बाद शांति स्थापित करने हेतु भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उनकी मृत्यु के कारणों को लेकर के समय समय पर चर्चाएं होती रही हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से इसे हृदयाघात माना गया था।
लेकिन जो कि गले से पचता नहीं है, अपने गले से डाइजेस्ट नहीं हो रहा अपने आप पे, कि ऐसे कैसे हो गया भाई साहब, तो ये क्या कीजिएगा। चलिए प्रमुख योगदान की बात करते तो जय जवान जय किसान का नारा जो है शास्त्री जी ने लगाया था। इसके अलावा हरित क्रांति को लेकर के, किसानों को समृद्ध करने को लेकर के भी इनका एक बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, भारत पाक युद्ध में इनका कितना बड़ा रोल रहा है आप जानते होंगे अपने आप पे। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको। हालांकि ताशगंज समझौते को लेकर कई बार आलोचनाएं भी होती हैं, लेकिन क्या किया जाए, सरलता और नैतिकता के प्रतीक थे। इसके बाद मरणोपरांत उन्हें 1966 में उन्हें भारत रत्न से क्या किया गया, समाधि किया गया। ठीक है, यह दिन पद्धति के महत्व की बात करें तो यह दिन नैतिक राजनीति, सादगी और राष्ट्र सेवा के मूल्यों को याद करने का अवसर है। बहुत नैतिक व्यक्ति थे शास्त्री जी। अगर शास्त्री जी लंबे समय तक जीवित रहते और देश के प्रधानमंत्री रहते तो निश्चित तौर पर आज जो हम देश भारत देख रहे हैं इसकी संकल्पना आप शायद कर नहीं सकते। एक अलग अलग महत्व रखता भारत देश, लेकिन वही दिक्कत है ना कि शास्त्री जी जो कहते हैं ना कि जो बहुत अच्छा होता है विचारों का, जो जिसके भीतर बहुत नैतिक मूल्य होते हैं, वह व्यक्ति रुकता नहीं, जल्दी टिकता नहीं है। या तो ईश्वर उठा लेंगे या फिर हमारी जो चालबाजी है वह उसको जो है मृत्यु के गर्त में डाल देगी, है ना। चलिए, तो ये सब चीजें उनके बारे में है, आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आपके एग्जाम में एथिक्स में शास्त्री जी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। कई बार शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आता है पीसीएस वगैरह में, बीओ का एग्जाम आप देंगे आप लोग तो उसमें भी लिखने को आ सकता है। ठीक है, चलिए लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस ऐतिहासिक समझौते के बाद हुआ था? नंबर 1 शिमला समझौते के बाद, लाहौर घोषणा के बाद, ताशगंज समझौते के बाद, या फिर इंदिरा मुजीब समझौते के बाद। तो बहुत आसान सा उत्तर है इसका, सिंपल सी बात है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और शिमला समझौता भी आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। और अगर आप जानते हैं 2-4 पॉइंट तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए फीफा विश्व कप 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं और अभी इसके ट्रॉफी का अनावरण किया गया है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में आप जानते होंगे चर्चाओं में है फीफा विश्व कप, और फीफा विश्व कप आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको अभी शायद संभवतः जून में इसको स्टार्ट होना है ना। चलिए, तो खेल मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया ने ब्राजील के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी गिलबर्टो डिसिल्वा के साथ में 11 जनवरी को नई दिल्ली में फीफा विश्व कप 2026 ट्रॉफी का अनावरण किया है। इसके साथ ही इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी का भारत में 3 दिन की यात्रा का शुभारंभ भी हो गया। फीफा विश्व कप ट्रॉफी 2 दिन तक दिल्ली में रहेगी, इसके बाद इसे 1 दिन के लिए गुवाहाटी ले जाया जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि मेजबान देश कौन कौन सा है। तो फीफा 2026 जो विश्व कप है उसकी मेजबानी संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको 3 देश करेंगे संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। ओके, विश्व कप 11 जून से शुरू हो रहा है और प्रतियोगिता में पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 4-4 टीमों के 12 समूहों में बांटा गया है। ठीक है, 11 जून 2026 से इसकी स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, जब स्टार्ट होगा विश्व कप तब हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, चलिए अब आप बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। फीफा विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी कौन कौन से देश कर रहे हैं? अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी और इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन। कौन कर रहा है? अभी हमने जस्ट बताया इसका उत्तर, बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसका उत्तर आई थिंक बी वाला हो जाएगा, है ना, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विशाखापत्तनम, सुना होगा है ना, बंदरगाह है अपने आप में। विशाखापत्तनम में 305 करोड़ रुपए की लागत से एक उन्नत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा भी हाल ही में की गई है। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ अन्य फैक्ट भी हैं, इनको भी देख लीजिएगा। आप पूछ लीजिएगा भैया इसको कहां बनाया जाएगा, आप कहेंगे विशाखापत्तनम बनाया जाएगा। ठीक है, बस। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। ठीक है, इन्होंने ही 10 जनवरी को विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी और भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की कि भाई किस प्रकार से हम समुद्री सुरक्षा को, समुद्री संसाधन को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। अच्छा, ये क्या है भाई साहब बताओ? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047, ये क्या है? जरा कमेंट करके बताओ। इसको मैंने पहले भी आपको बताया है कई बार। ये क्या मिशन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बताइएगा। तो इस पहल का उल्लेख करते हुए मंत्री जी ने कहा कि भैया भारत का लक्ष्य 2030 तक, क्या देखो खास पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट, कि भारत का लक्ष्य क्या है 2030 तक एक शीर्ष 10 जहाज निर्माण करने वाले देशों में और
2047 तक शीर्ष 5 देशों में हमें शामिल होना है। यह टारगेट अभी हाल ही में रखा गया है और इसी के रेफरेंस में यह जो है एक जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, मंत्री जी ने घोषणा की कि विशाखापत्तनम में जो भी मैंने आपको बताया कि 305 करोड़ रुपए की लागत से एक उन्नत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, यह केंद्र अनुसंधान और विकास, जहाज डिजाइन और विशिष्ट शिक्षा पर केंद्रित होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के एक खास पॉइंट और है इसमें, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कि आंध्र प्रदेश के दुग्गी राजपट्टनम में, कहां, दुग्गी राजपट्टनम में एक बंदरगाह सह जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत क्लस्टर स्थापित करने का भी प्रस्ताव क्या है, विचाराधीन है। तो इसको भी किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो 2-3 फैक्ट इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए अब आप प्रश्न पर आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में भाई? ठीक है, चलिए। आंध्र प्रदेश की किस स्थान पर बंदरगाह सह जहाज निर्माण एवं जहाज मरम्मत क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है? काकीनाडा में, नेल्लोर में, दुग्गी राजपट्टनम में या मछलीपट्टनम में? बताओ क्या होगा इसका एग्जैक्टली उत्तर। अभी तो हमने बताया भाई आपको, इसका उत्तर हो जाएगा क्या, विशाखापत्तनम, है ना? ये तो होगा, नहीं, दुग्गी राजपट्टनम होगा। इसमें से अच्छा, विशाखापट्टनम तो है ही नहीं ऑप्शन में, दुग्गी राजपट्टनम इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। अच्छा, इसमें मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो प्राकृतिक और जो कृत्रिम बंदरगाह होते हैं, ठीक है, टास्क है आपका, मैंने पहले भी दिया, मैं फिर से दे रहा हूं अगर आपने नहीं पूरा किया। टास्क नंबर 1, ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? इनको क्या करना है आपको, पढ़ना है। इनकी लिस्ट बना लीजिएगा, लूसेंट आदि में दिया गया हुआ आपसे। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी आपसे, कृत्रिम बंदरगाह कौन कौन से हैं और प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं, एक ना एक प्रश्न इसमें बनता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए। 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, और आप लोग अगर किताबों के शौकीन हैं, जो कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम क्या करें, किताबें पढ़ते नहीं हैं, हम बस जो है अब वीडियो देखते हैं बहुत ज्यादा। वीडियो देखने से ज्यादा कंटेंट पर जोर रखा करिए आप लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने लिखना और पढ़ना हमने दोनों छोड़ दिया है, और लिखना और पढ़ना छोड़ दिया है। इससे हमारी जो आत्मशक्ति है, जो हमारे मस्तिष्क के सोचने और समझने की क्षमता है, वह क्या हो रही है, क्षीण हो रही है। इसलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम पुनः से अपनी किताबों को पढ़ने और उसको लिखने का प्रयास करें। यदि आप पढ़ाई और इस लिखाई दोनों पर काम करेंगे तो आपका मस्तिष्क और ज्यादा क्या होगा, शार्प होगा, तेज होगा और आप बेहतर ढंग से कार्य कर पाएंगे। आज हमारी असफलता का सबसे प्रमुख कारण यही रहा है कि हमने लिखना और हमने पढ़ना दोनों छोड़ दिया है। हम वीडियोस बहुत देखते हैं और कई बार क्या होता है कि वीडियो में बहुत सारी जानकारियां गलत होती है। अगर वो ऑथेंटिक वीडियो नहीं है तो चीजें आपके जहन में गलत जाती हैं। इसलिए किताबों को पढ़ने का शौक जो हमने छोड़ दिया है आजकल, उस पर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारा जीवन क्या है, रील्स पर जा रहा है, बीत रहा है, यूट्यूब पर बीत रहा है। इसको कम करके हुए या इसको ना करते हुए किताबों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और आज के विद्यार्थी की असफलता का यही प्रमुख कारण है कि वह लिखता नहीं है, नोट्स नहीं बनाता है, केवल वीडियो देखेगा। केवल वीडियो देखने भर से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो ऑनलाइन बहुत कंटेंट है, आप सेलेक्ट हो चुके होते। इसलिए पढ़ने की हैबिट जरूर डालिए। ये आपके लिए मैं एक बहुत पर्सनल एडवाइस दे रहा हूं, ये व्यक्तिगत है कि अगर आपको सफल होना है तो लिखना और पढ़ना दोनों आज से शुरू कर दीजिए। हमने लिखाई छोड़ दी है, राइटिंग खराब हो रही है हमारी, पढ़ना छोड़ दिया है, मस्तिष्क कम काम कर रहा है। इसलिए मस्तिष्क को तेज करने के लिए और अपने चीजों को रिकॉल करने के लिए, बार बार मस्तिष्क में रहे हुए चीजें लंबे समय तक, इसके लिए किताबों को पढ़ना और लिखना दोनों क्या है, परम आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, तो इस बात को मानिएगा और आगे बढ़िएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए। तो अभी 53वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हो गया, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, और 9 दिनों तक जो है चलेगा। इस मेले में 35 से अधिक देशों के जो है 1000 से अधिक जो प्रकाशक है वो भाग ले रहे हैं। 1000 से ज्यादा पब्लिकेशन इसमें आएंगे, पब्लिशर आएंगे इसमें। ठीक है, इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने किया। ठीक है, अब एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये वाला, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष पुस्तक मेले का यानी कि 2026 का जो ये पुस्तक मेला है, इसका विषय भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @ 75 थीम है।
ये इसका मुख्य आकर्षक है। इस मंडप में सैन्य इतिहास पर 500 से अधिक पुस्तकें प्रस्तुत की गई हैं और 100 से अधिक थीम आधारित कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा है। 18 जनवरी तक इधर क्या करेगा, चलेगा। ये तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से बाहर भी रहते हैं तो इस विश्व पुस्तक मेले में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी किताबें आपको मिलेंगी, ठीक है। अच्छी किताबों को पढ़ने का, लिटरेचर हमारे पास जितना बेहतर होगा हम उतने बेहतर इंसान बनेंगे। ये बहुत आवश्यक है। हम जैसा पढ़ेंगे वैसा बनेंगे। लेकिन आपने पढ़ना छोड़ दिया, आप किताबें, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो। सुबह उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं 7th 8th क्लास में था, संभवतः 6th क्लास में, मैं तब से न्यूज़पेपर में पढ़ने की हैबिट है। तब से बहुत चीज समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ, शब्दों का ज्ञान, बोलने की शैली और अलग अलग टॉपिकों पर अपनी राय रखने का जो सीख मुझे मिली वो मुझे न्यूज़पेपर से ही मिली। आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सुबह की चाय, सुबह का दूध, जो भी आप खाते पीते होंगे, सुबह का नाश्ता, आपका ब्रेकफास्ट आपके न्यूज़पेपर से होना चाहिए। बाकी तो मैं यहां पर करा ही देता हूं। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट आपको निबंध में, आपके करंट अफेयर्स में और पूरे देश दुनिया में एक अलग प्रकार की राय और डिबेट करने का आपको मौका मिलेगा। आप बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर ऑप्शंस के साथ में, बेहतर जो है एक तरीके से प्रूफ के साथ अपनी बातों को आप रख पाएंगे, ठीक है। ये बहुत आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वही बात है ना कि सुबह सुबह उठ करके चैटियाएंगे तो कैसे काम चलेगा बॉस। गुड मॉर्निंग ऐसा XYZ लिखते हैं, जो भी आप लिखते हैं, है ना, डॉट डॉट डॉट, क्या कीजिएगा, ऐसे ऐसे नहीं काम चलेगा ना भाई। 2026 के नई दिल्ली पुस्तक मेले की थीम क्या है, ठीक है। तो नंबर ए ऑप्शन है आपका भारत का सांस्कृतिक वैभव, आजादी का अमृतकाल, भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75, या फिर ज्ञान और तकनीक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली बताइए। आसान है, अभी मैंने बताया अभी आपको थीम क्या है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने कई बार कहा कि थीम आप लोग प्लीज सभी आयोजनों की जरूर पढ़ा करिए। इसकी थीम है आपका ये भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 अभी चर्चाओं में रहा है, ठीक है। तो ये इसको हटा दीजिए। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार उन व्यक्तियों और टीमों दोनों को दिया जाता है जिनके कार्यों ने रेलवे सेवाओं को क्या किया है, सशक्त किया है। जिनके कार्यों से रेलवे इंपावर हुआ है, आगे बढ़ रहा है, उन व्यक्तियों संस्थाओं को दरअसल यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार समारोह दरअसल 9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में स्थापित किया गया था। रेलवे पर ही प्रश्न आता है। आप अगर रेलवे का एग्जाम देंगे तो रेलवे पर कई सारे प्रश्न आते हैं। कई बार रेलवे में आता है प्रश्न कि इसका मुख्यालय किस जोन में आता है ना। जोन, रेलवे जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। टास्क नंबर 2 आपका रेलवे जोन याद कर लीजिएगा, पूछता आप एग्जाम में। टास्क 2 रेलवे जोन, कौन कौन सा जोन कहां कहां पर पड़ता है, ठीक है। रेलवे जोन एक प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आता है। ये ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है ना, तो इसमें आता है। इसमें परिवहन, सड़क मार्ग पर भी प्रश्न आता है और जल मार्ग पर प्रश्न आता है और रेलवे मार्ग पर भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। वायु मार्ग पर प्रश्न कम आता है, लेकिन रेल और जल मार्ग और जो है थल मार्ग जो होता है आपका परिवहन होता है, उस पर खूब प्रश्न बनता है, ठीक है। नया हाईवे कहां से निकला, कहां जाएगा, कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, ठीक है। और सबसे लंबा जलमार्ग, कौन कौन सा नया जलमार्ग अभी हाल ही में प्रस्तावित है। ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं और मुख्यालयों को लेकर के भी इस पर प्रश्न आते हैं रेलवे में। चलिए, अच्छा सॉरी, प्रश्न है, बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। रॉन्ग पूछा है आपसे, रॉन्ग, सही नहीं है। अब देखो अक्सर आप यहां पर गलती करते हैं। सही नहीं है, कौन सा रॉन्ग है आपसे, यह पूछा आपसे। नंबर 1 ऑप्शन क्या है आपके सामने, यह पुरस्कार रेलवे परिचालन, सुरक्षा और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान के दिया जाता है, ठीक है। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। यह पुरस्कार केवल व्यक्तिगत श्रेणी में ही प्रदान किया जाता है, टीमों को नहीं। दूसरा, पुरस्कार समारोह का आयोजन 9 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ। अब बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर। बहुत आसान है, सही नहीं पूछा है, मतलब कि कौन सा इसमें से रॉन्ग है। रॉन्ग पूछ रहा है, नॉट इज मतलब राइट आंसर, रॉन्ग पूछ रहा है, कौन सा रॉन्ग है। ऐसे प्रश्न में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप ओमार शीट देखिए, प्रश्न पत्र देखिए, तो वहां पर ये सब जरूर देखा करिए, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। और अक्सर इसमें आप गलती कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका सी। ये विश्व हिंदी दिवस आप जानते होंगे, यह भी चर्चाओं में रहता है।
एक विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मत हुआ करिए कंफ्यूज, ठीक है। जो आपका विश्व हिंदी दिवस होता है वह जनवरी में मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका सितंबर में मनाया जाता है, ठीक है। डेट अभी हम आगे चर्चा कर लेंगे, कैसा क्या डेट होती है बताओ जरा, अब ढक लेते हैं तो बता जाओगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए मुझे, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की प्रमुखता को उजागर करना, हिंदी के महत्व को स्थापित करना और विश्व में जहां जहां भी भारतीय रहते हैं उनके माध्यम से हिंदी को पुनः स्थापित करना, पुनर्स्थापित करना ही हमारा क्या है उद्देश्य है, ठीक है। चलिए, और विश्व हिंदी दिवस दरअसल हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जो 1975 में नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदू सम्मेलन की याद दिलाता है। विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष यह स्मरण दिलाने के लिए मनाया जाता है कि हिंदी एक सीमित भूभाग की भाषा नहीं है बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक सेतु बन चुकी है। यह दिवस औपचारिक आयोजनों के बजाय हिंदी के शांत, सतत और अंतर्राष्ट्रीय प्रसार पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग बातें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। इसके विपरीत 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कई बार कंफ्यूजन भी होता है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, जिस दिन 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1945 में इसी दिन, कब, 14 सितंबर को ही दरअसल भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। अब ये फैक्ट आपके एग्जाम पूछा भी जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, ठीक है। चलिए, बस एक बात ध्यान रखिएगा। बाकी 10 जनवरी के बारे में बता ही दिया कि भैया इसको क्यों चुना गया, ठीक है। और 2026 के लिए विषय क्या है, आधुनिक तकनीकी और संस्कृति के संगम को दर्शाता है। हिंदी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पारंपरिक ज्ञान के बीच सेतु है, ये थीम भी है इस बार की, आपको ध्यान रखना है। बस बाकी मैंने पहले आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप बताइए थोड़ा सा इसके बारे में क्या हो जाएगा इसका उत्तर। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे, यह दिवस 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किए जाने की स्मृति में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को हिंदी के वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन वर्ष 1975 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बताओ क्या हो जाएगा। आसान प्रश्न है लेकिन कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। अब इसको इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी कोई पढ़ा करिए तो आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, जल्दबाजी मत क्या करिए कि जल्दबाजी कर ली जाए। आसान तरीके से, अच्छे तरीके से इसको पढ़ा करिए, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बिल्कुल ये हो जाएगा। कमला पनबिजली परियोजना, यह भी चर्चाओं में है। क्या है कमला पनबिजली परियोजना, ठीक है। अभी दरअसल पूर्वोत्तर भारत जो आपका है वहां पे ऊर्जा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई है। 8 जनवरी 2026 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए ने अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में 1800 मेगावाट की एक कमला पनबिजली परियोजना के लिए निवेश को मंजूरी दे दी है। ये जितनी भी आपकी ये योजनाएं होती हैं, पनबिजली परियोजनाएं बड़ी आवश्यक होती हैं और इस पर प्रश्न खूब बनता है, ठीक है। इसकी जो लागत है वो लगभग 18,000 करोड़ रखी गई है। कई बार प्रमुख योजनाओं पर कुल कितना लागत आया है पूछ लेता है। जैसे बजट में जब आप देखते होंगे तो बजट में भी कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि भैया बताओ इस योजना के लिए इस बजट में कुल कितना रुपया व्यय किया जाएगा, आवंटित किया गया। ठीक उसी प्रकार से जब कोई बड़ी परियोजनाएं लॉन्च होती हैं उसमें कुल कितना परिव्यय होगा उसका डेटा आपसे पूछ लेता है फैक्चुअल डेटा के रूप में। तो 18,000 करोड़ रुपए इस परियोजना में खर्च होंगे, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, यह परियोजना दरअसल कमला नदी, क्या कमला नदी पर स्थित है। अब कमला नदी चर्चाओं में तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा अलग से। भौगोलिक रूप से कमला नदी सुबनसिरी नदी, ठीक है, सुबनसिरी नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। सुबनसिरी नदी की सहायक नदी है कि एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है या रन ऑफ द रिवर परियोजना है, जिसका अर्थ है कि इसमें पानी का बड़ा भंडारण नहीं होगा, जिससे पथ की प्रभाव कम होगा, नेगेटिव कम चीजें होंगी। इस परियोजना को SJVN लिमिटेड पूर्व में सतलज जल विद्युत निगम को सौंपा गया है। यह परियोजना प्रतिवर्ष 6000 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली उत्पन्न करेगी और राज्य को मुफ्त बिजली, ठीक है, और स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से राजस्व प्रदान करेगी अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बड़ी योजना है, ध्यान रखिएगा। अब आप बताइए प्रश्न इसमें से क्या हो जाएगा उत्तर इसका। अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में, ठीक है,
स्वीकृत कमला पनबिजली परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में 18,000 मेगावाट की कमला पनबिजली परियोजना को निर्माण की मंजूरी दे दी है। ठीक है। या एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है जो कमला नदी पर बनाई जाएगी, जो सुमनसिरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। इस परियोजना का कार्यान्वयन केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम SJVN लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? डी वाला होगा क्या? क्या होगा बताओ? पढ़ लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना, पढ़ के फिर बताओ मेरे को। इससे प्रैक्टिस होगी आपकी। दिमाग पर जोर नहीं लगाते हैं आप लोग, है ना, जोर लगाना सीखिए। जितना ज्यादा दिमाग पर जोर लगाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा? बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, डी बिल्कुल सही बात है, डी ही होगा। तीनों क्वेश्चन इसमें क्या है? आपके राइट हैं। ठीक है। चलिए, अब आपके लिए छोटा सा एक प्रश्न है, इसका उत्तर आपको देना है। 53वां नई दिल्ली पुस्तक मेला किस शहर में आयोजित हो रहा है? बताओ। कितना आसान प्रश्न है, उत्तर तुरंत प्लीज दीजिएगा। अच्छा, ये नंबर याद रखिएगा भाई साहब कि 2026 में कौन सा विश्व पुस्तक मेला हो रहा है 2026 में? आप कहेंगे सर 53वां नंबर का। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। आगे चलते हैं। अब आज आपके लिए प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। भाई साहब, अगर आप तैयारी यूपीएससी की कर रहे होंगे, ठीक है, देखो सुन लो मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक, ठीक है, नहीं तो समझाएगा नहीं कोई। ठीक है, अगर आप तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं या बीओ की कर रहे हैं, देखो बीओ में भी तो एक पेपर आपका सब्जेक्टिव आएगा ना, जिसका बीओ का नोटिफिकेशन आपका मार्च तक आ जाएगा भाई साहब, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पर। तो इनमें आप जानते हो सब्जेक्टिव आता है प्रश्न, तो इनको आपको रेडी करना है। तो आज आपका प्रश्न आपके लिए है कि राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। देखो, राज्यपाल इस बार चर्चाओं में रहा है भाई साहब, कई सारे मामलों को लेकर के, और वैसे भी गवर्नर चर्चाओं में रहता है कहीं ना कहीं, है ना। तो एक काम तो आपका यह है कि राज्यपाल के बारे में पढ़ लीजिएगा अलग से, हैंड टू हैंड। ठीक है, और राज्यपाल को पढ़िएगा तो साथ साथ में राष्ट्रपति के साथ में कंपेरिजन करने के ही कंपेरिजन करके भी पढ़िएगा। ठीक है, राष्ट्रपति दोनों हैंड टू हैंड। जब पीएम पढ़िए तो सीएम पढ़िए, जब प्रेसिडेंट पढ़िए तो क्या कहते हैं गवर्नर पढ़िए, जब संघ लोक सेवा आयोग पढ़िए तो राज्य लोक सेवा आयोग पढ़िए। ठीक है, जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़िए तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया पढ़िए। ठीक है, तो इस तरह से जब लोकसभा पढ़िए तो विधानसभा पढ़िए, जब राज्यसभा पढ़िए तो विधान परिषद पढ़िए। इस प्रकार से कंपेयर करके पढ़ा करिए आप लोग। ठीक है, पॉलिटी ऐसे पढ़नी है आपको। चलिए, तो राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान समय में राज्यपाल का पद विवादों का केंद्र बन गया है? ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो उदाहरण सहित उत्तर दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिएगा। जैसे अभी हाल ही में जो इसकी पावर को लेकर के अभी चर्चाएं थी, है ना, तो कई सारे पॉइंट इसमें है जिसको आपको दिखाना है इसमें। ठीक है, कल हमने पूछा था आपसे कि अमेरिका द्वारा चीन के विरुद्ध निर्यात नियंत्रण और तकनीकी प्रतिबंधों को सख्त करने के पीछे के कारणों को विचार कीजिए कि भाई क्या तकनीकी है जिस पर प्रतिबंध लगा रहा है अमेरिका। तो ये सिंपल सी बात है, क्योंकि चीन जो है विस्तारवादी नीति को अपनाता है और वो हाई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, और चाइना पर अक्सर डेटा चोरी करने का और साइबर सिक्योरिटी को हैक करने का मामला सामने आता है, साइबर धोखाधड़ी का। अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन इस प्रकार से आगे बढ़े, और चूंकि बात सामरिक दृष्टि से भी है, अमेरिका के राष्ट्रीय हितों की बात भी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी, इसीलिए अमेरिका जो है क्या कर रहा है, चीन के विरुद्ध निर्यात नियंत्रण और तकनीकी प्रतिबंधों को सख्त कर रहा है। और यह भी कारण है कि सुपर पावर की होड़ बनी हुई है। अमेरिका कतई नहीं चाहता है कि किसी भी रूप में चाइना क्या हो, आगे निकले अमेरिका से किसी भी रूप में, और निकलना भी नहीं चाहिए। चाइना की भाई सुपर पावर अमेरिका बना है तो भी ठीक है, चाइना अगर सुपर पावर बनता है तो अपने आप में बड़ी चिंता की बात होगी कि भैया उसका काम तो कांड वाला है, गजब कांडिया देश है अपने आप में चाइना। इसीलिए चीन का बहुत ज्यादा आगे बढ़ना ठीक नहीं है। आप जानते होंगे अलग अलग प्रकार का कांड करता रहता है, कोरोना वायरस को फैलाने में चीन का हाथ सामने आता है, आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, है ना। तो ये एक बड़ी समस्या है अपने आप में, इसलिए बिल्कुल नहीं चाहता अमेरिका कि भैया ये आगे बढ़े। और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, सामरिक सुरक्षा की बात है, और कई सारे अन्य बातें हैं। आइए हम इसको देखते हैं कि क्या क्या कारण रहा है इसके पीछे। नंबर 1, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं। अमेरिका को आशंका है कि उन्नत सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटिंग जैसी द्वैध उपयोग तकनीकों का चीन द्वारा सैन्य उद्देश्यों, विशेषकर हाइपरसोनिक हथियार और निगरानी प्रणालियां और साइबर युद्ध में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए इन तकनीकों को चीन तक की पहुंच सीमित की जा सके। इनके प्रयोग से किसी भी देश को खत्म कर सकता है अपने आप में, और इस पर खूब चाइना काम कर रहा है बॉस। ठीक है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है अपने आप में। दूसरा, तकनीकी वर्चस्व बनाए रखने की रणनीति। दोनों लोग हाई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन
अमेरिका नहीं चाहता कि भैया इतना ज्यादा सक्षम हो सके चीन, ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो अमेरिका वैश्विक तकनीकी नेतृत्व को अपनी सामरिक शक्ति का प्रमुख आधार मानता है। चीन की मेड इन चाइना 2025 जैसी पहलें उच्च तकनीकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और प्रवृत्ति की दिशा में हैं, जो अमेरिकी कंपनियों और नवाचार तंत्र के लिए चुनौती है। निर्यात नियंत्रण के माध्यम से चीन की तकनीकी प्रगति को धीमा करने का प्रयास किया जा रहा है अभी अमेरिका के द्वारा। आर्थिक और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी कारण भी है अपने आप में, ठीक है, तो यह भी बड़ा कारण है अपने आप पे, इस पर भी रोक लगाना चाह रहा है अमेरिका। बौद्धिक संपदा और औद्योगिक जासूसी के आरोप लगते रहते हैं किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। यानी कि अमेरिका लंबे समय से चीन पर बौद्धिक संपदा, जो कि जिस पर प्रश्न आपके एग्जाम में खूब अलग से पूछा जाता है, बौद्धिक संपदा क्या है, क्या कैसे है, तो बौद्धिक संपदा की चोरी, जबरन तकनीकी हस्तांतरण और साइबर जासूसी के आरोप लगाता रहा है। निर्यात नियंत्रण को इन प्रथाओं पर अंकुश लगाने और अमेरिकी कंपनियों के हितों की रक्षा के साधन के रूप में भी देखा जा रहा है अपने आप पे। तो ये कई सारे प्रमुख कारण हैं जिसके माध्यम से अमेरिका क्या कर रहा है, इनकी तकनीक पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, ठीक है। बाकी भू राजनीतिक और वैचारिक प्रतिस्पर्धा भी है अपने आप पे। अमेरिका चीन संबंध अब केवल व्यापारिक नहीं रह गए हैं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में बदल चुके हैं। ताइवान, दक्षिण चीन सागर और वैश्विक शासन संस्थाओं में प्रभाव बढ़ाने की चीन की कोशिशों ने अमेरिका को अधिक कठोर रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो ये एक प्रमुख कारण रहा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आपने कल लिखा था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा था तो अब लिख लीजिए, दोबारा लिख लीजिएगा इसको। तो ये आज का, और बाकी घरेलू राजनीतिक कारक भी इसमें जिम्मेदार है अपने आप, ठीक है। निष्कर्षतः अमेरिका द्वारा चीन के विरुद्ध निर्यात नियंत्रण और तकनीकी प्रतिबंध केवल व्यापारिक उपाय नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी प्रभुत्व और वैश्विक शांति शक्ति संतुलन से जुड़े व्यापक रणनीतिक प्रयासों का हिस्सा है। हालांकि इन कदमों से वैश्विक तकनीकी विभाजन और बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था पर दबाव बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है, ठीक है। तो ये एक इसका उत्तर था, संभवतः आप लोग समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्न, ये आईआर का प्रश्न है, इंटरनेशनल रिलेशन का प्रश्न है, जो कि आपके पेपर सेकंड में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल इसी तरीके से। आप रात के 9 बजे हमारा वीडियो देखा करिए। बाकी पीसीएस का फाउंडेशन बैच चल रहा है, लेखपाल का बैच चल रहा है, बीओ का बैच चल रहा है, आरओ का बैच चल रहा है। आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, उसके लिए आप दिए गए नंबरों पर उस कोर्स का नाम लिख करके व्हाट्सएप कर लीजिएगा। अगर व्हाट्सएप में रिप्लाई करने पर अगर लेट लग जाए तो धैर्य रखिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। और बाकी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें सब चीजें पीवाईक्यूज के साथ साथ में सब चीजें कराई जा रही हैं। आप चाहें तो पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया छोटा सा अपडेट, मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की आरओ परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है,
परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।